हमारी एपिसोड की शुरुआत में हम एक साइमन नाम की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नोबल फैमिली होती है। साइमन फैमिली की दो बेटियां भी होती है। कि बड़ी बेटी का नाम मियो होता है और छोटी वाली का नाम काया होता है। और इस वक्त जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, मतलब कि दोनों बेटियों का फादर ने दो शादियां कर रखी थी और उसकी पहली वाइफ से मियो पैदा हुई थी। मियो की मदर के मर जाने के बाद उसका फादर दूसरी शादी कर लेता है। उसके बाद से उसका फादर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। लिटरली मियो को सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं और जबकि काया को बिल्कुल क्वीन की तरह। इस वजह से काया खुद को मियो से बेहतर समझने लगती है। दूसरे दिन हम साइमोरी फैमिली में एक गेस्ट को आए हुए देखते हैं जो कि अरेंज मैरिज के सिलसिले के लिए यहाँ पे आया होता है। एक तरफ तो उनके बीच में फैमिली मीटिंग चल रही होती है, दूसरी ओर हम गेस्ट ऑफ ऑनर के बेटे को देखते हैं। उसका नाम कोजी होता है और मियो जो गार्डन की सफाई कर रही होती है वो मियो को विजिट करने आता है एक बहाने से। तब में हम दोनों को एक अच्छा खासा क्वालिटेटिव टाइम बिताते हुए देखते हैं। कोजी उससे बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी खुशी के लिए हर कुछ करूंगा। ये बात मियो को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। दूसरी सीन में गेस्ट वगैरह के चले जाने के बाद उसका फादर मियो से बोलने लगता है, मियो कल तुम हमारी फैमिली मीटिंग में हमें ज्वाइन करोगी। सबके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मियो सफाई वगैरह में बिजी होती है और इसी में उसके मुंह पे कालख लग जाती है। तभी वहां से गुजर होता है उसकी स्टेप सिस्टर, उसकी छोटी बहन काया का, कि उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगती है कि तुम अपने चेहरे की भी थोड़ी बहुत सफाई कर लिया करो, आजकल मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, क्या सोचेंगे तुम्हें देख के। इसी तरह वो उसका मजाक उड़ाते उड़ाते वहां से चली जाती है। फिर घर के काम काज में यहाँ तक एक और दिन भी कट जाता है। खूब सुबह सवेरे जब अगले दिन कोजी यहाँ पे चक्कर लगाता है, वो मियो को इतनी सख्त सर्दी में बर्फ गिरते दौरान सब सफाई करते हुए देखता है। ये देख के कोजी का दिल अंदर से टूटने लगता है, जैसे कि उससे मरोड़ने लगता है। जब दोनों के बीच में बात होने लगती है, मियो उससे पूछने लगती है, आप आज क्यों आए हैं? कोजी काफी परेशानी से और हिचकिचाते हुए इसका जवाब देता है, मैं तुम्हारे किसी फादर की मीटिंग, किसी फैमिली मीटिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके चेहरे से देख पाते हैं कोजी किसी और वजह से भी परेशान होता है। वो मियो से ज्यादा बातें नहीं करता और वो चुपचाप अंदर चला जाता है। हम उसे हालवे में गुजरते हुए देखते हैं जहाँ पे कोजी अपने मन में कह रहा होता है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट आके मियो से बोलने लगता है, आपके फादर शिनिची आपको मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए कह रहे हैं। अब चुपचाप वैसे ही करती है जैसे कि उसके फादर ने कहा होता है और वो मीटिंग में ज्वाइन होती है। यहाँ पे वो कोजी और काया को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। पे कोजी में हर के जरा भी हिम्मत नहीं होती कि वो मियो की आंखों में आंखें डाल के उसका सामना कर पाता। नीचे अनाउंस करते हैं कि कोजी और काया की अरेंज मैरिज होने को जा रही है। जो सुनने के बाद मियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर से टूटने लगती है, उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। कोजी जो कि मियो की आखिरी उम्मीद थी वो भी उससे छीन ली जाती है। उसके बाद उसके फादर मियो की भी मैरिज को अनाउंस करते हैं। वो एक और नोबल फैमिली कूदो के साथ होती है। शिनिची अपनी बेटी मियो से बोलता है कि कल से तुम अपना सामान उठा के कूदो फैमिली में चली जाओगी। ये सुन के काया और उसकी स्टेप मदर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारे लिए तो ये भी काफी गुना ज्यादा बढ़ गया। काया यहाँ पे बोलने लगती है, मियो मैं देखना चाहूंगी कि तुम उसके कितने दिन तक वाइफ टिकती हो। थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी तेज बारिश के नीचे मियो छाता लेके खड़ी होती है। कोजी उसे काफी दुख बड़ी निगाह से थोड़ी दूरी से देख रहा होता है। फिर वहीं पे उसे अपने फादर की बात याद आने लगती है। उसका फादर और उसके बीच में बहस चली होती है। उसका फादर से बोलने लगता है, यही मियो के लिए डिसीजन बेस्ट है, तुमने कहा कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो। मैंने कूदो का मैरिज प्रपोजल की बात शिनिची से की थी, इसी वजह से यही एक वाहिद तरीका कि वो इस घर को छोड़ के जा सकती है और इस जुल्म से बच सकती है। कि उसका फादर चाहता तो वो कोजी की शादी उससे करवा के यहाँ पे भी उससे ला सकता था। कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे मियो एक कटे हुए दरख्त के सामने बैठ के बोलने लगती है, ये चेरी ट्री मेरी मदर ने लगाया था, देखने से तो लगता है आज के बाद से मैं उनकी ग्रेव को भी विजिट नहीं कर पाऊंगी। वो यहाँ पे अपनी मदर को गुड बाय कहती है। देखते वो यहाँ पे अपने पीछे कोजी को पाती है कि कोजी यहाँ पे आके उससे माफी मांगने लगता है उसकी बुज़दिली की, कि वो किस कदर बुज़दिल मर्द है कि वो अपने अल्फाजों से ही पीछे हट गया। उससे बोलती है, मैं तुम्हें हरगिज़ ब्लेम नहीं करती। फिर आखिर में मियो उससे थैंक यू बोलती है, उसने आज तक जितनी भी काइंडनेस उसे दिखाई है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम मियो को उसका सामान बांधते हुए देखते हैं। एक नौकरानी उसके कमरे में आके उसे एक फैंसी सी किमोनो देती है और वो बोलती है, तुम्हारे फादर ने इसे पहनने के लिए कहा है कल के लिए। सर्वेंट मियो को ये भी बताती है कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी होने को जा रही है दिल का काफी ज्यादा सख्त है और रूमर्स के मुताबिक उसकी जितनी भी पिछली फियांसे थी वो उसे छोड़ के भाग गई है। यहाँ पे जब उस सर्वेंट की नजर उसके सामान पे पड़ती है वो ये देख के तंग रह जाती है। साइमोरी फैमिली की बेटी के पास सिर्फ इतना कम सामान,
तो मियो से बताती है कि उसके पास एक वक्त में सामान था, लेकिन उसकी मदर की डेथ के बाद उसका सारा सामान फेंक दिया गया। जो बचा कुछ सामान है वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर की तरफ से है। सुन के यहाँ तक सर्वेंट को भी उस पर अफसोस होने लगता है। ठीक सुबह सवेरे हम मियो को उसके घर को छोड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे जाते जाते उससे अपनी मदर की याद सताने लगती है। उसकी मदर ने एक खूबसूरत सा चेरी ब्लॉसम ट्री लगाया होता है। वो मियो को बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, उससे गले लगाया करती थी और उससे चुमा करती थी। मियो काफी ज्यादा छोटी थी और इसी तरह एक दिन उसकी मदर की डेथ हो गई। टाइम तक तो उसके फादर का बिहेवियर उससे ठीक था, और जब उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली कि सेकंड वाइफ की वजह से उनका बिहेवियर बदलने लगा। जब उनकी दूसरी डॉटर हुई तब तक तो बहुत ज्यादा बदल चुका था। उन्होंने अपनी सेकंड डॉटर का नाम काया रखा था। काया की मदर उसे शुरू से सिखाती है कि तुम मियो से ज्यादा बेटर हो, क्योंकि जो स्टेप मदर थी वो काफी ज्यादा जलती थी उसकी पिछली माँ से। तो उसने उन सारी चीजों को हटा दिया जो कि मियो की मदर को बिलोंग करती थी। इसके साथ ही साथ वो खूबसूरत चेरी ब्लॉसम ट्री भी, जो देख के मियो को काफी ज्यादा दुख होता है और वो वहीं पे रोने लगती है। कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे मियो कूदो फैमिली पहुंच चुकी होती है। यहाँ पे मियो अपना सर झुकाते हुए अपनी तारीफ करती है। मेरा नाम है मियो, मियो साइमोरी। अभी कियोका उसे बोलने लगता है, आखिर कब तक तुम अपना सर यूं ही झुकाए रखोगे। उसके कहने पे मियो अपना सर जूं जूं उठाती है, तभी उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ती है। देखी तो मियो वाकई में काफी ज्यादा चौंक जाती है और काफी लंबे तक उसके सिर्फ चेहरे को ही देखती रहती है। अब तक मियो अपने मन में सोचने लगती है, जबकि मुझे लगने लगा मेरी जिंदगी के दरवाजे यहाँ पे बंद हो रहे हैं, वहीं से मुझे अब लगने लगा है कि मेरे नए दरवाजे खुलने लगे हैं। कियोका कूदो, जो कि वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम होता है, और वो बोलने लगता है कि मैं कूदो फैमिली का हेड हूँ, कियोका कूदो। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत मिया से होती है, जो कि अपने हस्बैंड कूडो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, क्योंकि कूडो इंतहाई ज्यादा खूबसूरत दिखता था। कूडो यहाँ पे मिया से कहने लगता है, तो अच्छा तुम हो मेरी फियांसे, तो तुम्हें मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। चाहे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मरने के लिए बोलूँ तो तुम्हें मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हालांकि मियाओ भी बिना किसी हिचकिचाहट के बगैर उसके आगे, उसके हुक्म के आगे अपना सर झुका देती है। इसके साथ ही साथ मियाओ ये भी कहती है, अगर कुछ और हुक्म भी है मेरे लिए तो वो भी मुझे बता दो। और ये बात कूडो जरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। उससे हैरानगी होने लगती है इस लड़की पे। सीन रात की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पे यूरी मियो को उसका रूम दिखा रही होती है, और यहाँ पे मियो अपने नए रूम को काफी ज्यादा खूबसूरत पाती है। यहीं पे यूरी कहने लगती है, मुझे मालूम है कि यंग मास्टर के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैल रखे हैं कि उसकी सारी की सारी फियांसे उसके जुल्म की वजह से भाग गई है और वो काफी रूड है, पर असल में वो मन के काफी ज्यादा सच्चे और अच्छे हैं। इस सब कहने के बाद यूरी यहाँ से चली जाती है और मियो फिर रात के वक्त अपने रूम में सोने लगती है। पर सोने से पहले मियो यहाँ पे ये सोच रही होती है कि मुझे तो लगा था कि कूडो का रवैया मुझसे काफी गुना ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि मैं साउडी फैमिली से हूँ तो उन्हें जरूर लगता होगा कि मेरे पास भी सुपर नेचुरल कुछ एबिलिटीज वगैरह है। सोचते सोचते मियो की यहाँ पे आंख लग जाती है और हमें यहाँ पे एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियो और काया एक अजीब से रूम में होते हैं जो कि कैंडल से बड़ा पड़ा होता है। यहाँ पे उसका फादर अजीब किस्म का कोई रिचुअल सा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस रिचुअल के कारण उसे ये तो मालूम पड़ जाएगा कि उसकी बेटी के पास स्पिरिट आई साइड है या नहीं। ये जानने के लिए उसका फादर एक बॉक्स ओपन करता है। उस बॉक्स में से एक अजीब सी गिटी पिटी सी ओरा सी बाहर निकलने लगती है, जो कि मामूली पर्दे वाली आंखों से नहीं देखा जाता था। अब यहाँ पे मियो तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये देख के काया काफी ज्यादा डर जाती है। उसे एक अजीब सी चीज दिख रही होती है जो कि मियो को नहीं दिख रही होती। काया उसकी मिन्नत करने लगती है कि तुम मेरे करीब मत आओ। ये सब देख के उसका डैड काफी ज्यादा खुश होता है और वो काया के पास खुशी से जाके कहने लगता है कि तुम स्पिरिट को देख सकती हो, उसका मतलब है। ये कहते हुए वो अपनी बेटी काया को गले लगाता है। उसका फादर अपनी बेटी से ये भी बोलता है कि तुम बहुत जल्द सुपर नेचुरल एबिलिटीज को गेन करने वाली हो। यूं ही हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे काया का फादर उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। जहाँ तक मिस मियो की बात है, वो खुद को काफी अकेला पाती थी। यही देख के मियो अपने आप को कोसने लगती है कि उसके पास ये सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है, जिस वजह से वो लोग उसे कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। कहानी प्रेजेंट पे आती है और इसी के साथ मियो की आंख खुल जाती है। मियो ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। ओह यार, सुबह सवेरे उठने के बाद फिर मियो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, जबकि यूरी मियो को यहाँ पे किचन में देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे बोलने लगती है कि ये काम तुम्हारा नहीं था बल्कि मेरा था। पर तब तक यूरी ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट बना ही चुकी होती है। यूं ही जब ये ब्रेकफास्ट कूडो को सर्व किया जाता है तो सबसे पहले कूडो यहाँ पे मियो को खुद ही खाने के लिए बोलता है, ये कहते हुए क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया। अलबत्ता हैरानगी की तो बात ही होती है, मियो के
चकने से पहले ही कूडो यहाँ से उठ के चला जाता है। ये सब देख के मियो को काफी ज्यादा दुख होने लगता है और वो यही सोच रही होती है कि आखिर उसने कहाँ पे गलती की। कहानी स्पेशल एंटी स्पिरिट हेडक्वार्टर पे जाती है और इसका कमांडर कोई और नहीं बल्कि कूडो खुद ही होता है। ये स्पेशल स्क्वाड सिर्फ एक ही मकसद के लिए क्रिएट किया गया होता है, वो इस स्पिरिट का मुकाबला करना। आज कुछ नए रुकीज इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए जा रहे होते हैं। यहीं पे उनका इंचार्ज उन सबसे बोलने लगता है, तुम सबके पास जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज है वो तुम्हारी स्पिरिट के अंदर रिलाई करती है और उन्हें एक अच्छे तरीके से काम में लाने के लिए तुम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी तो तुम लोग कहीं जाके काबिल होगे स्पिरिट से लड़ने के लिए। पर उन्हीं रुकीज में से एक रुकी बोलने लगता है, आज तक मैंने कभी किसी स्पिरिट को अपनी आंखों से देखा तक नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन अनजाने में आखिर इन्हें क्या ही दिखता है। यहीं पे कमांडर कूडो भी खड़े होते हैं जो कि इनकी बात ये सुन के पास में ही मौजूद एक टारगेट पे अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटी से एक खतरनाक किस्म का हमला करते हैं। यही सब देख के वाकई में काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं और तब कहीं जाके उन्हें होश आती है कि हाँ यार, अगर अपने स्किल्स को इस कदर पॉलिश किया जाता है, सारी सी बात है वो किसी से लड़ने के लिए किया जाता है। कूडो यहाँ पे उन सबको बताने लगता है कि भले ही चाहे जरूर एंशिएंट डोर से आज का स्पिरिट कम पा जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गायब हो चुके हैं। तो अगर कोई घटना घटती है जिसमें स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट होगी तो तुम लोगों को भेजा जाएगा उनसे लड़ने के लिए। इन सब के बाद रुकी जब अपने ऑफिस में बैठा होता है कि वहीं पे रुकी का इंचार्ज आके उससे उसकी फियांसे के बारे में पूछने लगता है। खैर यार, उसके पूछने के बाद ही कूडो को सुबह का सीन याद आने लगता है जब वो घर को छोड़ के यहाँ पे आ रहा था। तो उस दौरान यूरी ने उसके जाने से पहले उसे समझाया था, मियो बाकी लड़कियों से डिफरेंट है और वो कभी भी नहीं किसी के खाने में जहर मिला सकती है। इसी के साथ कूडो ये भी सोचने लगता है कि यूरी इस तक कभी किसी को डिफेंड नहीं करती। क्या वाकई में मियो मेरे लिए स्पेशल है? कहानी मियो के फादर पे जाती है जहाँ पे मियो का फादर कोजी से बोलने लगता है कि तुम अपना सारा बोरिया बिस्तरा हमारी फैमिली में ले आओ। अब कोजी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह भी पाता है जिसको काया मैनेज कर रही होती है। तो उसका हाथ बटाने के लिए कोजी इन सारे सामान वगैरह को उठा के मियो के रूम में रखने को जा रहा होता है कि वो मियो के रूम को काफी ज्यादा छोटा पाता है। इसके साथ ही साथ इस रूम की हालत भी काफी बेटी किटी होती है, जैसे दीवारें वगैरह खराब होना। कोजी को ये सब देख के मियो पे काफी ज्यादा दुख होने लगता है। कहानी कूडो के मेंशन पे जाती है जहाँ पे कूडो चू घर लौटता है। तो मियो उसके स्वागत के लिए अपने घुटनों पे बैठी होती है। मियो उसे फिर सुबह के लिए माफी मांगने लगती है कि उससे सुबह अगर कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दो। कूडो यहाँ से जू जा रहा होता है, तब तक मियो अपना सर झुका के उससे माफी मांगती रहती है और फिर मियो उसे दोपहर का खाना सर्व करती है। इसी पर कूडो उससे पूछने लगता है, ये सब तो ठीक है, क्या तुमने खाना खाया? मियो बोलती है कि उसे आज भूख नहीं है। खाना खाने के बाद कूडो डिसाइड करता है कि वो नहाने जाएगा, जिस पर मियो से बोलने लगती है, ठीक है थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फौरन से अभी आपके बाद टब में पानी को गर्म करके डाल दूंगी। और कूडो उसे मना करते हुए बोलने लगता है कि वो अपने सुपर नेचुरल पावर के कारण पानी को आसानी से जल्दी से गर्म कर सकता है। अब ये बात मियो को चुभने लगती है क्योंकि उसके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है और इसी की वजह से वो कूडो की इस छोटे से काम में भी मदद नहीं कर पाई। यो किचन में जाके दोबारा से अपने काम काज में बिजी हो जाती है। उधर ही थोड़ी देर में कूडो यहाँ पे आता है और उससे आते सारे सबसे पहले माफी मांगते हैं मियो से और उससे बोलता है कि मैं दोबारा से तुम्हारे हाथों कल ब्रेकफास्ट खाना चाहूंगा। ये सब सुन के मियो को अंदर से काफी ज्यादा खुशी होने लगती है। हाँ एक और चीज, बाथ टब का पानी अभी भी गर्म है, अगर तुम नहाना चाहती तो तुम नहा सकती हो। मियो फिर यहाँ पे बाथ टब में बैठ के नहा रही होती है कि इसी में हमें दोबारा से मियो का पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर के मर जाने के बाद मियो अपने मदर का सामान को रूम में ना पाती। इस वक्त में एक मेड जो कि मियो का काफी ज्यादा ख्याल रखती थी उससे प्यार किया करती थी। इवन के मियो उससे भी पूछने लगती है कि उसकी मदर की बिलोंगिंग्स आखिर कहाँ पे है। उस मेड को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता तो मियो को अपनी सुतेली माँ पे यहाँ पे शक हो रहा होता है। तो जब अपनी सुतेली माँ से ये पूछने जाती है तो वो उस पर काफी ज्यादा चिल्लाती है, यहाँ तक जो मियो के पास उसकी मदर की दी हुई कंघी होती है वो उससे भी लेके अपने पैर से तोड़ डालती है। यहाँ तक मियो का ये फादर अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा था मगर वो मियो की यहाँ पे जरा भी मदद ना करता। यहाँ तक तो उसकी सुतेली माँ उसे एक रूम में भी लॉक कर डालती है। घंटा तक चलाती रहती है मगर कोई भी उसको बाहर ना निकालता। कहानी प्रेजेंट पे आती है और मियो की नींद टूट जाती है। हमें मालूम पड़ता है बिल्कुल मियो का पास्ट उसका नाइटमेयर की तरह उसके सपने में बार बार आता है। मियो सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट दोबारा से बनाने लगती है जहाँ पे यूरी उसकी मदद करती है। फिर मियो थोड़े हिचकिचाहट के बाद कूडो को उसका ब्रेकफास्ट सर्व कर ही देती है। कूडो जब इस खाने को चखता है तो वो मियो की काफी ज्यादा तारीफ करता है। उसके मुंह से अपनी बढ़ बढ़ के तारीफें सुन के मियो की आंखों में आंसू बढ़ आते हैं क्योंकि मियो की मदर के गुजर
जाने के बाद आज तक कभी भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की होती और इसी वजह से वो यहाँ पे ब्लश भी करने लगती है। उसी सी में कूडो मियो के बारे में सोच रहा होता है, उसके पास्ट के बारे में कि आखिर मियो एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखती है। अगर उसके हाथों को देखने से ये नहीं लगता, उसके हाथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक नौकरानी के होते हैं। अब कूडो अपने काम के लिए जूझू निकल होता है तो वो यूरी से भी यही कहता है, तो मियो पे नजर रखना उसके एक्शन पे और उससे गौर करना कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है। साथ ही साथ मैं साउरी फैमिली को और भी इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये कहते हुए वो अपने मन में सोचने लगता है, साउरी फैमिली सब चंद फैमिलियों में से एक है जिनके ब्लड लाइन में सुपर नेचुरल पावर इन्वॉल्व है, फिर भी कुछ तो सस्पिशियस है। एक तरफ तो वो ये जू कह रहा होता है, कहानी मियो के फादर पे जाती है जहाँ पे उससे एक अनजान शख्स का फोन आया होता है। वो उससे कह रहा होता है, तुम अपने अल्फाजों से पीछे हट रहे हो, मियो की वैल्यू काफी ज्यादा है, तुम नहीं समझ पाओगे। इसी बीच में मियो के फादर को जिसने कॉल की होती है हमें मालूम पड़ता है वो कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि कोजी का फादर है। वो यहाँ पे ये कहने लगता है, वादे के मुताबिक तुम मियो को मेरे हवाले कर दो। उसका ब्लड लाइन साउदी फैमिली होने के बावजूद भी उसामा फैमिली से मिलता है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। एपिसोड 3 की शुरुआत मियो और कूडो से होती है, जहाँ पे कूडो मियो के हाथ के बने हुए ब्रेकफास्ट को दोबारा से काफी ज्यादा एंजॉय करता है। फिर वो मियो से यहाँ पे उसकी डेली रूटीन के बारे में पूछने लगता है। मियो से बताती है कि दिन भर काम करने के बाद मैगजीन और सिलाई वगैरह का मैं काम करती हूँ। के चलते कूडो बोलने लगता है, मुझे छुट्टियां मिलेगी तो फ्री टाइम में मैं टाउन में जाऊंगा और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ आओ। तो यहाँ पे ये जरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है, पर फिर भी वो इनकार करते हुए बोलने लगती है कि मेरी वजह से आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। कूडो से इनकार करते हुए बोलने लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरे साथ आओगी। और तुमने क्योंकि टाउन भी काफी वक्त से नहीं देखा, साथ ही साथ तुम जब से आए हो तुमने एक ही ड्रेस यहाँ पे पहन रखा है। अब मियो इसी बारे में सोचने लगती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि इनकी ये पहली डेट होने को जा रही है। अगले दिन मियो तैयार हो रही होती है कूडो के साथ बाहर जाने के लिए। इधर यूरी आके कहने लगती है, आप बाहर जा रही है पर आपने कोई मेकअप नहीं लगाया। तो मियो आगे से बोलती है, मैंने कभी भी आज तक मेकअप नहीं लगाया। और अगर देखा जाए आजकल की लड़कियां तो मेकअप लगाने के बजाय खाती भी है। खैर यार, इन सब के बाद यहाँ पे यूरी मियो का मेकअप करने लगती है। और अच्छे से मेकअप करने के बाद मियो अपने आप को चेहरे में देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या ये वाकई में मैं ही हूँ। तो उसी में कूडो भी अपनी नजरें जू मियो पे ठहराता है तो वो बस उससे घूरता रह जाता है। मेरे भाई लोगों, कूडो सबसे पहले घूमने से पहले अपने ऑफिस में आते मियो को टूर देने के लिए, जहाँ पे आते सारे कूडो की मुलाकात सबसे पहले अपने असिस्टेंट से होती है जो कि रुकी का इंचार्ज होता है। उसे एक लड़की के साथ देख के अपने मास्टर से थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश करता है और वो बोलने लगता है, ए ये लड़की कौन है। कूडो उससे बोलने लगता है, थोड़ा सा दूर, ये मेरी फियांसे है। ये सुन के वो और फ्री होते हुए बोलने लगता है, तो अच्छा आप लोग टूर मार रहे हो यहाँ का, मजे। ऊपर से लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे कूडो अपने सख्त ऑर्डर देके उसे भगा देता है यहाँ से। सबके बाद अब वो लोग टाउन वगैरह में घूम रहे होते हैं और घूमते हुए कूडो उसे कहने लगता है, तुम्हें जो चीज पसंद आए तुम खरीद सकती हो। पर यहाँ पे मियो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे काफी वक्त से किसी ने इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। चूंकि मियो ने अपनी पसंद से और अपनी मर्जी से कभी कुछ खरीदा नहीं होता तो उसे ये भी नहीं मालूम होता कि क्या चीज उसके लिए सूटेबल होगी। कूडो उसे बोलने लगता है, ठीक है हम शॉपिंग करते हैं और देखते हैं क्या तुम्हें पसंद आएगा। सबके बाद वो मार्केट की गहराइयों में चले जाते हैं और मियो को मार्केट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। यहाँ पे पूरे तरीके से आसपास की चीजों में खोई गई होती है। पर जब कूडो उसे सवाल पूछता है कि तुम क्या एंजॉय कर रही हो, अट्रैक्शन टूटने की वजह से मियो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने आपका जवाब काफी देर में दिया। और कूडो उससे कई गुना ज्यादा पोलाइट तरीके से अब उससे कहने लगता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम जब तक यहाँ पे हो काफी ज्यादा दिल खोल के एंजॉय करो क्योंकि मैं तुम्हें जरा भी नहीं डांटने वाला। ये कहते हुए वो मियो को यहाँ तक पेट भी करने लगता है। इसके बाद भी कूडो से यही समझाता है, तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, जो मन में आए करो। कूडो पूरे जिंदगी में अपनी मदर के गुजर जाने के बाद आज पहली बार दोबारा से रिलीफ फील करती है और सोचने लगती है वो सारी अफवाह क्या थी जो उसके बारे में थी कि वो काफी ज्यादा रूड है और सख्त मजाज है। कहानी कोजी के फादर पे जाती है जो कि मियो के फादर पे चिल्ला रहा होता है, तुमने झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम मियो की शादी मेरे बेटे से करवाओगी पर तुमने अपनी दूसरी बेटी मुझे दे दी। रियो का फादर यहाँ पे बोलने लगता है, भाई कूडो फैमिली से प्रपोजल आया था, मैं चाह के भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था। कोजी का फादर यहाँ पे बोलने लगता है, देखो मियो की मदर का ताल्लुक असुरा फैमिली से था। उनकी जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा जानलेवा और पावरफुल है। इस वजह से मुझसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मेरे बजाय कूडो फैमिली के हाथ लग गई है। और मियो का फादर बार बार उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा है मियो के पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज
एबिलिटीज नहीं है। पर यहाँ पे कोजी के फादर के पास एक नई थ्योरी होती है। वो कहता है चाहे जो भी अगर उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसका बच्चा पैदा होगा जरूर उसके पास तो होके ही रहेगी। असुरा ब्लड लाइन में जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज पाई जाती है वो सारी फैमिली से ज्यादा बढ़ के है। तो मियो का फादर अब इसी बात पर बोलने लगता है, फिक्र मत करो, जब कूडो को मालूम पड़ेगा कि मियो के पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है तो वो उसे फेंक देगा एक कचरे की तरह। तुम अपना शौक फिर पूरा कर लेना अपने बेटे से उसकी शादी करके। बाढ़ खड़ी होके काया चुपके से उनकी ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है और जब उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे मियो के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हानी दोबारा से कूडो और उसकी फियांसे मियो पे जाती है। यहाँ पे कूडो उसे एक अपनी फैमिली शॉप में ले आता है जहाँ पे वो जनरेशन टू जनरेशन कपड़े बनाने यहीं पे आते होते हैं। जो उस पूरी जगह की मालिकन होती है वो कूडो को यहाँ पे कांग्रेचुलेट करती है उसकी फियांसे के लिए, क्योंकि वो लोग एक कपड़ों वाली शॉप पे होते हैं। तो कूडो को यहाँ पे यूरी की याद सिताने लगती है जहाँ पे यूरी उसे बताती है मियो के पास कोई कपड़े पहनने के लिए नहीं है और वो एक ही कपड़े को बार बार सिलाई करके पहनती है। कूडो भी अब इसी सब में सोच में पड़ जाता है कि मियो काफी बड़े घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उसके पास पहनने के लिए क्यों नहीं कुछ नहीं है। क्या सामोरी फैमिली वाकई में उससे काफी बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। अब यहाँ पे कूडो एक चेरी ब्लॉसम के कपड़े अपनी फियांसे मियो के लिए सेलेक्ट करता है। फिर यही औरत कूडो को यहाँ पे मियो के लिए एक गिफ्ट देती है और उसे कहती है मियो जैसी लड़की किसी हीरे से कम नहीं है, इसे खोना मत। इसी में जब वो लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कूडो यहाँ पे मियो को समझा रहा होता है कि तुम बात बात पे माफी मत मांगा करो, जिस जगह में भी जैसा भी फील करती हो तुम मुझे बताया करो कि हम जल्दी शादी करने को जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मियोमी काफी ज्यादा खुश होती है। इसके साथ ही साथ अचानक से उसके दिल में एक डर सा समा जाता है कि जब उसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास आसुरा फैमिली की कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है तो वो मेरे को फेंक देगा। अगर मैं अपनी हर सांस में ये दुआ मांगूंगी कि प्लीज आप मेरा साथ कभी भी किसी मोड़ में भी ना छोड़िएगा। अब एक अच्छा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग अपने घर को लौट के वापस आ जाते हैं जहाँ पे कूडो उसी औरत के दिए गए गिफ्ट को मियो के कमरे के सामने रख देता है। अब अगले ही पल मियो की नजर जब उस गिफ्ट पे पड़ती है तो वो उसमें एक खूबसूरत सी कंघी पाती है और वो कंघी दिखने से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और खूबसूरत होती है। इसके एक्सपेंसिव होने की वजह से मियो कूडो के पास जाके उससे बोलने लगती है कि मैं इसे नहीं अपसेट कर सकती, ये काफी वैल्यूबल है। और कूडो उससे कहने लगता है नहीं मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है और तुम्हें इसे अपसेट करना ही पड़ेगा। उसने ये अपने मुंह से कह दी और मियो ने सुन भी ली, लेकिन जब वो मियो के चेहरे की तरफ देखता है वो उसके चेहरे पे काफी ज्यादा खूबसूरत सी रोशनी और एक सुकून सा पाता है। मियो उसका शुक्रिया कहती है और उसे बताती है कि वो उसे पूरी जिंदगी एक ट्रेजर की तरह होल्ड रखेगी। तो उसी सी में कूडो अपने हेडक्वार्टर में बैठा होता है कि एक शख्स उसके कहने पे आकर उसे साउरी फैमिली की सारी डिटेल देने लगता है और वो ये भी बताता है कि जो मियो की एक्चुअली मदर है वो बहुत पहले ही मर गई थी। उसके फादर ने दूसरी शादी की पर उसकी जो सुतेली माँ थी वो उसे काफी बुरे तरीके से ट्रीट करती थी और इसके साथ ही साथ यहाँ तक उसका फादर भी शामिल है उसे बुरा ट्रीट करने में, क्योंकि जो मियो है उसके पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है। इसके कारण उसकी अपनी फैमिली में उसे मेड की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सब सुनने के बाद कूडो को ये बात अंदर से तोड़ने लगती है, मरोड़ने लगती है, जोड़ने लगती है और वो सोचने लगता है ये मामूली से छोटे छोटे गिफ्ट जो कि मैं उससे देता हूँ आखिर कैसे वो उसके इतने बड़े जख्म को बढ़ पाएंगे। और फिर आखिर में वो अनजान शख्स एक और हिला देने वाली बात करता है, बताता है कि मियो की जो एक्चुअल मदर थी वो आसुरा फैमिली से बिलोंग करती थी। जो सुन के कूडो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हिरांगी से कहने लगता है इनके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को आसानी से काबू कर सकते हैं। इसी में हम देख पाते हैं कूडो जब घर लौट के शाम को जा रहा होता है कि कुछ अनजान से स्पिरिट उस पर हमला कर डालते हैं। उन पर बस अपनी नजरें ठहराने के बाद कूडो अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्हें आग से जला के राख कर डालता है। बस उन्हें अपने पैरों तले कुचलते हुए बोलने लगता है आखिर कौन इडियट ये समझता है वो इन जैसे वीक स्पिरिट को बेच के मुझ जैसे पे बाड़ी पड़ सकते हैं, मुझ जैसे पे स्पाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।